आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चर्चा आपसे भी संबंधित है और आपके दिमाग को भी कहीं न कहीं ये मथ रही। बार बार घोषणाएं होती हैं, अब अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, लेकिन होता कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं बात किस विषय पर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप सही समझे। मैं बात करने जा रहा हूँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। राजनीति में जो भी रुचि रखते हैं उनको ये पता होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतया 2 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से समाप्त हो गए। उस समय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। जून 2024 भी बीता और भाजपा पूर्ण बहुमत पाने में वंचित रह गई और उसको बैसाखियों के सहारे तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। तभी से भाजपा के हलकों में यह बात निरंतर मथ रही थी कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन 2024 से आज ये अप्रैल 2025 का समय हो गया और अभी तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित नहीं हो सका। तमाम नाम बीच में उछले, आए और चले गए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सबसे अनुशासित कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी इन 2.5 सालों में अपने अध्यक्ष के नाम पर एक राय भी नहीं बना सकी। 30 मार्च को भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ कार्यालय नागपुर जाने के बाद ये लगने लगा था कि शायद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा। और जो क्षण के खबरें आईं आरएसएस मुख्यालय से और भाजपा के सूत्रों से कि संभवतः अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और उसके लिए एक घोषणा भी हुई कि 18 अप्रैल को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन अभी खबर मिली कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी टाल दी गई। इसका मतलब अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम पर संघ और भाजपा की गुजरात लॉबी के बीच एक राय नहीं बन पाई। जैसा कि मेरे अपने व्यक्तिगत सूत्र ये बताते हैं संघ मुख्यालय से कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुँचे थे वहाँ उनको ये स्पष्ट बता दिया गया था कि अब की बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी मर्जी का नहीं, हमारी मर्जी का होगा। संघ की तरफ से जो नाम भाजपा को दिए गए उनमें संजय जोशी, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के थे। लेकिन भाजपा की गुजरात लॉबी को
ये नाम पसंद नहीं आ रहे और उन पर एक राय भी नहीं बन पा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मार्च को और उसके बाद संघ की जितनी स्तुति की वो शायद इसी का प्रभाव था कि संभवतः वो संघ को अपने मन माफिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मना रहे, लेकिन बात बनी नहीं। भाजपा के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि 17 से 18 प्रदेश अध्यक्षों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनती है, इन 18 प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे भाजपा के मित्र हैं वो जानते हैं कि भाजपा में केवल प्रदेश अध्यक्षों का ही चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का और जो उसमें वोट दे सकते हैं, मत दे सकने वाले पदाधिकारी हैं, उनका भी चुनाव किया जाता है। 6 अप्रैल को जब भाजपा के स्थापना का 46वां स्थापना दिवस था, उस समय दिल्ली में 2 कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम भाजपा के मुख्यालय दीनदयाल नगर में था, जहां भाजपा मुख्यालय को खूब कायदे से सजाया गया था और वहां पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा नज़ारा था नई दिल्ली के गोल मार्केट में स्थित संजय जोशी के निवास स्थान। सौभाग्य से 6 अप्रैल संजय जोशी का जन्मदिन भी हो पड़ता है और उस दिन उनके आवास पर जो हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई, उसका तो कोई विशेष मतलब नहीं, क्योंकि जो लोग जानते हैं संजय जोशी को, वो जानते हैं कि उनसे प्रतिदिन देश के हजारों भाजपा कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उस दिन संजय जोशी के आवास पर वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी का भी उपस्थित होना। इन 3 नामों ने मोदी और अमित शाह की धड़कनें बढ़ा दी और ये सोचने के लिए वो विवश हो गए कि क्या होने वाला है। इतना तो निश्चित हो गया है, जो सूत्र बताते हैं कि संजय जोशी भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अथवा न बने, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका महत्वपूर्ण स्थान बनना 100% निश्चित है। एक और दुविधा है संघ के सामने और मोदी के सामने। चूंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और उनके बाद नंबर 2 की स्थिति रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं और संजय जोशी भी गुजरात से हैं। इन परिस्थितियों में यदि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो तीनों महत्वपूर्ण पद गुजरात से हो जाएंगे, जो कि भाजपा को कतई सूट नहीं करेगा। इसलिए ये निश्चित हो जाता है कि इन 3 में से किसी एक की बलि भाजपा को देनी पड़ेगी और ये बल देने के लिए न तो स्वयं नरेंद्र मोदी तैयार है, न अमित शाह, और संजय जोशी तो अहरनिश बिना किसी पद के लगातार काम कर ही रहे। इधर जो एक और डेवलपमेंट हुआ भाजपा में, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का कार्यक्रम वाराणसी में था और उनसे मिलने की इच्छा लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना 2 दिवसीय वाराणसी का कार्यक्रम लगाया। अपने सूत्रों से उन्होंने संघ प्रमुख से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन संघ प्रमुख द्वारा उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। मजबूरन योगी आदित्यनाथ जी को अपना 2 दिवसीय कार्यक्रम समेटकर 1 दिन में ही वापस लखनऊ आना। ये सारी परिस्थितियां मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि संघ और भाजपा में सब कुछ सामान्य नहीं है।
संघ की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है और वो समय समय पर नंबर 2 और नंबर 3 के चेहरे तैयार करता रहता है। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी संघ के प्रमुख, भाजपा के प्रमुख हुआ करते थे, उस समय भी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं को बराबर का महत्व दिया गया और उनको बढ़ाया गया। इसी तरह नितिन गडकरी यदि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने होते तो शायद उनकी पहचान महाराष्ट्र से अलग कभी हो ही नहीं सकती। संघ ने नितिन गडकरी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक राष्ट्रीय पहचान दी। इन परिस्थितियों में भाजपा की गुजरात लॉबी, जहां एक और संजय जोशी को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो संघ दूसरे चाल के तहत नितिन गडकरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मोदी और शाह को विवश कर सकते हैं। आज तक के जो घटनाक्रम है उससे तो अब यह नहीं लगता कि अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में भी भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन राजनीति हमेशा अनिश्चितताओं का खेल हुआ करती है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मेरी एक दरख्वास्त है कि यदि आपको मेरे वीडियो, मेरे विचार अच्छे लगें तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूं रमेश मोहन। हैदराबाद में क्रिकेट खेलते खेलते एक युवा अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। 20 साल की छात्रा कॉलेज में फेयरवेल स्पीच देते हुए अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। बस ड्राइवर को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। बस की टक्कर हो गई। घोड़ी पर बैठे बैठे दूल्हा अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ जवान लड़का अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई। नाचते नाचते महिला अचानक गिरी और मौत हो गई। कोविड के बाद अचानक ऐसे केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जिनमें उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी। अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड ने मान लिया है कि वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ना ऐसी मौतों का कोई आंकड़ा जुटाया जा रहा और न ही कोई इन मौतों का जिक्र कर रहा है। क्या ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा खाकर बैठी है भाजपा? गेम जो चल रहा है इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है, उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो इसका एक बड़ा मतलब है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है ये देश के लिए खतरनाक है। As far as the stock market is concerned, I'd be very careful myself. I think the whole global situation is geopolitically very unstable. डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है तब से मानो कि भूकंप आ गया है। शेयर बाजार तो आज खुलते ही धड़ाम से गिरा और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के